साथियों, परसों के दिन मुझे संगठन से निकाल दिया गया है। मैं ये बोलने वाला नहीं था, मैं सुसाइड करने वाला था। माननीय वामन मेश्राम जी मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैंने 22 साल संगठन के लिए समय लगाया। बहनचोद है, मादरचोद है, गालियां बकी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता। साथियों, हमने जो संगठन, आप सभी जानते हैं कि वामसेप नाम का एक संगठन चलता है, और इसमें काफ़ी तोड़फोड़ चलती रहती है। पिछली बार भी हमने इसमें एक वीडियो डाला था, इसके इनके खिलाफ जो है एक पत्रकार के खिलाफ वामन मेश्राम ने बोला था, तो हमने उसके खिलाफ एक वीडियो डाला था। उसमें काफ़ी लोगों ने जानकारी भी दी, मैसेज भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे जो मैसेज थे वो चेले चपाटों के थे, जो वामन मेश्राम के जो चेले हैं, अंधभक्त कहते हैं जिनको। विलास खराट की अगर बात रखें हैं, विलास खराट ने खुद कबूल किया कि वो भी कभी अंधभक्त थे वामन मेश्राम के। लेकिन क्या है कि विलास खराट जब हमने देखे इसमें जो उनका साथ देते हैं वामसेप में, जिनको कई साल तक जो है इन्होंने जो संगठन चलाया मिल करके, जैसे भांजी भाई राठौर हैं, भाले राव हैं, या श्रीकांत छिंतला हैं, या बहुत सारे जो लोग हैं इनका संगठन को छोड़कर चले गए हैं, सबको इसने जलील करके निकाला है, सबको जलील करके निकाला। और एक विलास खराट नाम का जो बंदा है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, इनकी कई बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और जो है हमने इनसे भी बात रखी थी जिस टाइम हमें जो है वामन मेश्राम ने निकाल दिया था। निकाला क्या, हम तो बहुजन की भलाई चाहते थे, लेकिन वामन मेश्राम ने हमने जो है, हम सवाल करते थे तो सोचा भी एक खतरनाक आदमी है, तो इनसे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो वामन मेश्राम ने हमें बहाना से मार के फिर वहाँ से निकाला। तो हमने विलास खराट के साथ बात रखी थी, उस वक्त भी हमें ऐसी बात हुई है। तो विलास खराट ने भी बात कही थी, मतलब उन्होंने गोल मोड़ करके बात रखी थी हमारे सामने, लेकिन जब खुद के ऊपर आ पड़ती है बात, तब उसको पता लगता है कि क्या बात है। तो हमने विलास से बात रखी है। तो विलास से जब 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया था, इन्होंने खुद कबूल किया कि मैं भी अंधभक्त था। अगर विलास के जैसे रोशन दिमाग बंदे को भी वामन मेश्राम जलील करके निकाल सकता है, तो बाकी बहुजन समाज का क्या हाल हो रहा होगा। तो विलास की एक वीडियो जो है इसमें वायरल हुई है फेसबुक के ऊपर, एक कई दिन से हमारे पास पड़ी थी, लेकिन हम उस पर अपने टिप्पणी करना चाहते हैं। विलास क्या बोलते हैं, सुनिए क्या कहते हैं उनकी मुँह से, और उसके बाद अपने टिप्पणी करते रहेंगे। साथियों, लाइव आने के पीछे ये मकसद है कि सन 2014 में लोकसभा विधानसभा नांदेड़ का मैं प्रभारी था। राजरत्न अंबेडकर नांदेड़ लोकसभा के लिए चुनाव के लिए खड़े थे, और तीसरे नंबर पर लीडिंग के तौर पर उनका नाम दर्ज है। बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से वे चुनाव लड़ रहे थे। उस दरमियान अशोक राव चौहान और स्थानिक नेताओं के अंदर खलबली हुई। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, संगठन ने मेरी वहां जिम्मेदारी लगाई। वो जो घटनाक्रम हो रहा था, तब दैनिक मूल निवासी नायक में उसकी डिटेल खबरें भी आ रही थी कि प्रशासन के द्वारा किस तरीके से रोकथाम किया जा रहा है। थोड़ी लापरवाही भी की गई संगठन की तरफ से। कोर्ट केस जो दर्ज करना था वो हो नहीं पाया। अभी 2014 की बात बता रहे विलास जी हमें, ये बात 2014 में बीत चुकी है, और 2014 में ये बोल रहे हैं कि संगठन की तरफ से लापरवाही करी गई थी। ये आज 2024 में बता रहे हैं, 10 साल के बाद बता रहे हैं। तो सुनिए आगे क्या बोलते हैं। फिर विधानसभा का चुनाव आया,
और नांदेड़ में हम जब सभाएं करते थे तो पत्थरबाजी होती थी। और एक जगह पर योजना बनाकर प्लानिंग करके हमारे ऊपर अटैक किया गया। हमारे साथ जो पदाधिकारी थे उनको ज़मीन पर पैरों तले कुचलना शुरू हुआ। मेरे ऊपर अटैक हुआ। उम्मीदवार को भी पत्थरबाजी की गई। और हम बगल में ही जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर समूह के साथ गए कंप्लेन करने के लिए। चुनाव अधिकारी कुछ समय के लिए थे और वो वहाँ से गायब हो गए। बाद में पता चला कि चुनाव आयोग जिलाधिकारी के अंडर ये मशटरी होती है, वो वहाँ से गायब हो गए। पुलिस भी वहाँ पर नहीं थी। हम पुलिस थाने गए। हजरत अम्बेडकर की नेक सभा थी, वो दूसरी जगह गए कुछ लोगों को लेकर। मैं कंप्लेन करने के लिए वहाँ गया तो उनको डीवाईएसपी कबाड़े और एसपी दाहिया इन लोगों ने प्लान करके हमारे साथियों को, हमारे साथ 2 महिलाएं थी, जबरन दबोच लिया, जुल्म जाति की, जानवरों की तरह मारा। हजरत अम्बेडकर आ गए, उनको भी पीटा गया, मारा गया और पूरी रात मारा गया। बहुत जुल्म हुआ। मतलब ये हम 2024 में सुन रहे, विलास जी ने इतने सालों तक बात छुपा कर रखी है। देखो कितनी बड़ी बात। मतलब एक तो संगठन की वजह से, संगठन की इज्जत की वजह से बात छुपा कर रखी है उन्होंने। 2024 में बोल रहे हैं, लेकिन उनको सबको पता होना इस बारे में। लेकिन हमें तो 2024 पता लग रहा है इसमें। 2024 में हमने 2016 में इनका साथ दिया था। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से हमारा सोशल पॉलिटिकल करियर बर्बाद करने के लिए हमारे ऊपर कई सारी धाराएं लगाई गई, जिसमें से एक धारा थी डकैती। उन्होंने मेरे मुंह पर कहा कि तुम प्रोफेसर कहते हो, तुम सारे एजुकेटेड हो। एक साथी हमारे 2 साथी इंजीनियर थे, 2 महिलाएं थी, बाकी लड़के पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे लोग हो, अब तुम्हारा करियर मैं क्रिमिनल घोषित करता हूँ। और हमारे ऊपर दरोड़े ने डकैती की धाराएं लगाई और हमें 17 दिन जेल में ठुसाया गया। और वो 17 दिन 16 दिन बहुत ही मेरे जीवन के टर्निंग पॉइंट के दिन थे। मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा था और बामसेब के इतिहास में भी ये पहली घटना थी जिसमें 1 से ज़्यादा लोगों को जेल में डालना, ठुसाना, और 16 दिन में जेल में रहा। उस समय कई सारे लोग संगठन छोड़ के चले गए क्योंकि वो उस समय जो मदद आनी चाहिए थी। यानी कि ये करतूत जो है नवाब मेहसराम के, मुझे लग रहा है नवाब मेहसराम की तरफ से करी गई है। इन्होंने देखो क्या मतलब क्या बोलने की कोशिश करी इसको कि अपने आपको प्रोफेसर कहते हो, मतलब जलील करने की कोशिश करी गई इनको पहले से। मतलब ये 2014 की बात है, जलील उस टाइम में जलील किया गया, लेकिन इन्होंने अब तक मुँह नहीं खोला था। आज ये मुँह खोल रहे हैं 2024 में। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। थी वो मदद नहीं आई। कई सारे लोग संगठन छोड़ के चले गए, मैं संगठन के साथ टिका रहा। दो 2014 से लेकर 2024 तक कोर्ट केस चलती रही। कई सारे साथियों को किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, हमें भी कभी कभी छुट्टियां नहीं मिलती थी। मगर हमारे वकील साहब जो लिंगायत कम्युनिटी के हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किया और नांदेड़ केस से हम रिहाई हुए। हमारे ऊपर पॉलिटिकल साजिश के तहत डकैती का कलंक था, कोई साधारण केस नहीं है। नांदेड़ केस से मैं बरी हो गया, मेरे साथी बरी हो गए
पिछले बार ऑर्डर आनी थी, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई नेक्स्ट डे में लाइव आने वाला था। तो जो नए साथी है, मेरे मित्र है देश विदेश के, वो कह रहे थे कि किस मैटर से आप रिहाई हुए, क्या मैटर है। इसके संदर्भ में मुझे जानकारी देना था, तो लोग मुझे पूछ रहे थे। तो ऑर्डर आ गई है, अब हम रिहा हो गए हैं। सार्वजनिक जीवन में, संगठन में रहते हुए मेरे ऊपर कई सारे केसेस थे, उसमें से कुछ केसेस से मैं रिहा हुआ। उसमें नंबर 1 की केस था 2014 की यह केस। मैं चुपचाप था। इस केस का 10 साल का केस का फीस देना चाहिए था। हमारे साथी ने माननीय मेश्राम जी को फोन किया कि हम मतलब देखो 10 साल की जो है, 10 साल भी केस ऐसे चलता रहा है, तो 10 साल के बाद फीस जो 10 साल के बाद में ये बरी हुए हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है कि बावन मेश्राम के जैसा अपने आप को मतलब समझते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर है, वो समझते हैं लीडर, उनकी उसमें रहते हुए ऐसे ऐसे काम हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा है कि उन्होंने वो जान कर इन्होंने कराया नहीं है इसका, इनका मतलब बड़ी पर इनको मतलब किसी प्रकार से भी वो मतलब वो बहाने मतलब हेल्प नहीं पहुंचाना चाहते थे उन्होंने। तो सुनिए क्या बोलते हैं कि हम रिहा हो गए, 10 साल हम लोग थे, इसको फीस देना है वकील साहब को। तो उन्होंने कहा 10,000 रुपये दे दो। मेरे आंख में आंसू आ गए। मतलब कितनी घटिया बात करते हैं, मतलब कितनी घटिया। 10 साल में 10,000 रुपये वकील की फीस दे रहे हैं, जबकि खुद कई लाख रुपए लोगों से लेते हैं चंदे के, मतलब लोगों के पैसे, मतलब ये तो लोगों के पैसे देने थे इनको, ना कि अपनी जेब को निकाल कर पैसे दे रहे थे। तो वो तो लोगों से जब चंदा इकट्ठा होता है इनके पास, वो तो उसके पैसे तो इनको, अगर 10 साल का अगर मान लो, कम से कम भी 50,000 रुपये भी कम से कम 1 साल के मानो, तो कम से कम 5 लाख तो बढ़ती है। और 5 लाख नहीं, कम से कम एक साल का 1 लाख रुपये लगाओ तो 10 लाख तो कम से कम आराम से बढ़ जाते हैं। 10 लाख नहीं, उसको कम से कम 50 लाख देने चाहिए इन्हें, क्योंकि इसके इनके बाप का पैसा तो नहीं है संगठन का, तो संगठन के लोगों का पैसा है इनके पास में। तो जबकि वकीलों ने जब बड़ा काम किया था तो उनको पैसे देना चाहिए थे, लेकिन 10,000 के बल का अपने जो है ना दूसरों से लेना जानते हैं, लेकिन खुद देना नहीं जानते। इसको कहते हैं हरामखोरी कहते हैं। सुनिए क्या बोलते हैं। साथियों, परसों के दिन मुझे संगठन से निकाल दिया गया है। मैं ये बोलने वाला नहीं था, मैं सुसाइड करने वाला था। देखो, एक विलास खराट जो है ये प्रोफेसर भी हैं। एक ऐसा इंसान सुसाइड करने वाला होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि कितने प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, कितने दिमाग के अंदर टेंशन झेल रहे होंगे, कितने प्रॉब्लम में होंगे। एक आदमी जो किताबें लिखता है वो प्रोफेसर होकर भाई सुसाइड करने की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको मानसिक तौर से इतना प्रताड़ित किया गया है, उसको प्रॉब्लम में डाल कर उसको ज़्यादा परेशान किया गया होगा, तभी ऐसा इंसान कर सकता है, नहीं तो वरना ऐसा नहीं कर सकता। तो ये जो है, तो फिर भी ये मतलब पता नहीं कैसे ये मतलब बच पाए होंगे। तो आगे से मतलब इनके पीछे या तो कोई इनको साथ दे रहा है इनका, या उनको कोई कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है, तभी तो ये बच पाए, नहीं तो इतने टेंशन में आदमी नहीं बच पाता। सुनिएगा क्या बोलते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया गया है, प्लानिंग करके फंसाया गया है। जो लोग संगठन छोड़ के चले गए थे, मैंने उनको आधार बनाकर पोस्ट किया था कि व्यक्तिवादी नहीं बनना चाहिए, उद्देश्य, संगठन, नेतृत्व, विचारधारा के साथ खड़ा होना चाहिए। मनीषा मिश्रा मैडम ने पोस्ट किया कि जिसने आज श्रद्धांजलि दी है उसको कल के लिए एडवांस में श्रद्धांजलि।
लोग मुझे फोन करने लगे कि मैडम आपके खिलाफ क्यों पोस्ट कर रही है। मैंने माननीय वामन मेश्राम जी को संपर्क किया, उनको ये बताया। भले इनकी सहीता देखो, ये फिर भी उसको माननीय वामन मेश्राम कर रहे हैं, जबकि मतलब इतनी करतूतें होने के बाद भी इंसान इज्जत के लायक तो नहीं रहता है। जब खुद जो इंसान खुद दूसरों को इज्जत नहीं दे सकता, वो तो इज्जत उसके लिए इज्जत की बात करनी तो बहुत गलत होती है। तो फिर भी ये मतलब संभल के बोल रहे हैं, उसको मैडम बोल रहे हैं, उसको माननीय वामन मेश्राम, जबकि ना तो मानने जो है ना जानने हो गए, कुछ भी नहीं रहा। हमने भी बहुत उनकी कदर की, लेकिन मैं तो पहले से भाई साहब बोलता था, लेकिन आज भाई साहब बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इज्जत उन्होंने हमारी नज़र में बनाई थी कभी, उसके इज्जत के लायक नहीं रहे, वो बेकार हो चुके हैं। अभी सुनिए क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता हूँ, इसलिए तुम सबूत के साथ कंप्लेंट करो। मतलब सोशल मीडिया देखते हैं, जबकि चार तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहते हैं, उधर पोस्ट करके उधर लिख कर पाना, उधर ये मतलब ये कितनी बेहूदी बात करी इसने, जो वामन मेश्राम ने बिल्कुल बेहूदी बात रखी। क्यों सोशल मीडिया क्यों देखते हैं? दिखते हैं 24 आवर देखते हैं। मैं देखता हूँ, उसका सोशल मीडिया बंद करता हूँ। हमें हमारे नेतृत्व पर यकीन था, विश्वास था। मैंने कंप्लेंट किया। उसके बाद क्या हुआ? मैं 4 महीने के लिए त्रिपिटक के छुट्टी पर था। मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं एक गरीब घर का बच्चा हूं। 22 साल संगठन को लगाकर काम किया। ना दुश्मन मुझे खरीद सकता है, और मैं दुश्मनों के द्वारा खरीदने नहीं दूंगा। अपने मिसेस को बचाने के लिए मेश्राम साहब ने मेरा मानधन रोक दिया। अनिल कुमार माने को एक फर्जी इंक्वायरी लगाया। 22 साल में पहली बार मेरे ऊपर इंक्वायरी लगी कि अक्टूबर माह में इनके कहाँ पर प्रोग्राम हुए, कितना निधि आया। अकाउंट विभाग से पता चला कि मेरा मानधन रोक दिया गया है। मैंने मेश्राम जी को फोन किया कि मेरा मानधन क्यों रोका गया है। उन्होंने कहा अर्जी लिखो, अक्टूबर महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजो। मैंने प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज दिया। अनिल कुमार माने का फर्जी रिपोर्ट उससे हवा में उड़ गया। आखिर में मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि काठमांडू में मैं विदाउट परमिशन गया हूं। मेरा शेड्यूल सचिवालय ने बनाया हुआ, उसमें काठमांडू का दौरा था। तो मैं हताश हो गया और मैंने कहा मैं इंडिया में आकर इसका जवाब दूंगा। मेरी आर्थिक दयनीय स्थिति है। मैंने जितने भी किताबें लिखी है, मैंने 1 रुपए का रॉयल्टी नहीं लिया है। मैं आगे जाकर बताऊंगा। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन है, आप सभी लोग जुड़े रहो। 23 नवंबर को ही मुझे कहा गया कि तुम संगठन में नहीं रह सकते हो, बाहर ही रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा माइंड नेगेटिव हो गया है। तो रात में यानी कि जो इनसे सवाल करता है, जो इनको मतलब इनके जो इनसे कोई बात कर पूछता, तो उसका कहते हैं तुम्हारा माइंड नेगेटिव हो चुका है, तुम अलग जो हो चुके, मतलब उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसी डर उनको बोले, सीधा बात है कि उनको डर लगने लगता है उससे, जो इनका सवाल करता है उससे इनको डर लगता है। तो अपने डर को जो है बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उनको सबसे पहले क्या बाहर निकाल देते हैं, गद्दार का सर्टिफिकेट देते हैं। इनके बस का और तो कुछ नहीं है, गद्दार का सर्टिफिकेट देते हैं। सुनिए क्या बोलते हैं आगे। मैडम जी ने अनिल कुमार माने को लेकर मुझसे नेगेटिव कमेंट किया था कि वो गड़बड़ कर रहा है, आप भी घर पर बैठे हो। तो मैडम को मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मैं हूं, मगर ये किसी को बताना नहीं है। तो मेश्राम जी ने परसों मुझे लेटर में लिख के दिया, तुम सबको बता रहे हो मुझे संगठन छोड़ दिया है। माननीय वामन मेश्राम जी मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैंने 22 साल संगठन के लिए समय लगाया। अभी भी देख लो, मतलब कितने अपने आपको मतलब ये भी डरे हुए इंसान फिर भी माननीय वामन मेश्राम बोले, जबकि इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कि मतलब एक कायरता की हद होती है। बिल्कुल एक कायर इंसान, मतलब डरावा इंसान ही दूसरों को डराने के काम करते हैं।
और जो आदमी बेखौफ हो उसको क्या जरूरत है किसी को मारने की जरूरत है? तो क्या मतलब ये बेफजूल की बातें कर करके अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं भगवान मेश्राम? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जो अपने पैर पर खुद कुहाड़ी मारने को कहते हैं, इसको कहते हैं अपने पैर पर खुद कुहाड़ी मारनी। बहनचोद है, मादरचोद है, गालियां बकी, बाकी क्या देखो ये गालियां देनी, मूर्ख इंसान जो कहता है ना, जिसको जिसको जिंदगी के बारे में कुछ ना पता हो, जिसको जो घमंडी हो, जो लालची हो, छलकपटी हो, वो दूसरों को गालियां देते हैं। तो ये तो हमें नजर आ गया था, हमने पहली वीडियो में बताया था कि उनके घमंड जो है, छलकपटे तो हमने नाम नहीं दिया था उनको, लेकिन घमंड जरूर दिया था कि घमंड जो है ना सिर के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो गालियां कौन इंसान देता है? गालियां उसको देता है जब आदमी अपने आप को ताकतवर समझता है, दूसरों को कमजोर समझता है। लेकिन ऐसा नज़रों में है कि खुद कमजोर हैं, दूसरे की ताकत को चैलेंज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। सुनिए क्या बोलते हैं बिलास जी। एपिसोड में बाद में बताऊंगा, बचूंगा तो बाद में बताऊंगा। मैं पुलिस कंप्लेंट भी अभी सुनिए, देखो बचूंगा तो बाद में बताऊंगा। इनको अंदर खाते धमकी दे रहे हैं, या इनके चेले चपाटे जो है ना वो धमकी दे रहे हैं। बहुत सारे इनको चेले चपाटे बहुत सारे बैठे हैं ना, जो मतलब जो सांप बोलते हैं, सांप। तो सांप जो है, एक सांप है एक तरफ, तो चेले हैं, तो चेले तो पूछ ही नहीं सकते किसी को। आगे बोलिए, आगे सुनिए क्या कहते हैं। करने वाला हूं कि मेरी जान के लिए वामन मेश्राम जी के से धोखा है, क्योंकि मैं सच बताऊंगा। अधिवेशन होने के बाद वो फर्जी स्टोरी बताएंगे। साथियों, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया है, मेरा फैमिली लाइफ बर्बाद हो गया है, मेरा सोशल लाइफ बर्बाद हो गया है, और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं संदर्भ के साथ बोल रहा था कि मैं नांदेड़ केस से रिहा हो गया हूँ, बाइज्जत रिहा हो गया हूँ। उस समय कुछ लोग चले गए थे, तब मैं हताश था, निराश था। मैं भी जा सकता था। मैं इस उम्मीद से टिका रहा कि हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है। मैंने बैरक नंबर 6 ये किताब लिखी थी, जिसमें उस अत्याचार जुल्म का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। न्याय की उम्मीद उनसे कर रहे हैं जिनके पास न्याय है ही नहीं। मतलब वामन मेश्राम से न्याय मांग रहे हैं जो खुद अन्याय का एक पुजारी बनकर बैठा हो, जो खुद दूसरों को सर्टिफिकेट देता हो, उसके मतलब गद्दार का सर्टिफिकेट देता हो, उससे न्याय मांग रहे हैं। जो खुद अपने लोगों के साथ, मतलब बहुजन समाज के साथ में धोखे कर रहे हैं, जो दुनिया भर का टेंशन पाल रखी है, बेफजूल की टेंशन देते हैं लोगों को, उनसे न्याय मांग रहे हैं भाई साहब। तो न्याय तो तब मिलता है जब जिसके पास न्याय होता है। जिसके जो खुद अन्याय से भरे होते हैं लोग, वो न्याय नहीं देख रहे किसी को। सुनिएगा क्या बोलते हैं। मैं नांदेड़ केस से रिहा हो गया हूँ। नांदेड़ केस एक पॉलिटिकल केस था। उन अधिकारियों ने जो जुल्म किया, 2 महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, इतना जुल्म किया कि इसकी हद है। मुस्लिम लड़कों को टेररिस्ट घोषित करने के लिए जिस ढंग से टॉर्चरिंग करते थे, मैंने पढ़ा था। वही स्थिति हमारे लोगों के साथ की गई थी। हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके वकील साहब को पैसा दिया है। भीख मांगेंगे। समाज में हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। फुले शाह अंबेडकर की आइडियोलॉजी ही आरएसएस को, विदेशी ब्राह्मणों को जवाब दे सकती है। नांदेड़ केस में जो जुल्म हुआ वो बहुत डेंजर है, शब्द से बयान नहीं कर सकता हूं। जानवरों की तरह मारा गया, बहुत ज्यादा जुल्म जाति की गई। और जो आरोप थे डकैती के, एक आरोप था कि पुलिस महिला का मंगलसूत्र तोड़ा। डकैती के आरोप से हम रिहा हो गए, मुक्त हो गए हैं। आगे की जिंदगी भी फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा के लिए ही रहेगी।
कहने के लिए नहीं है। हम वास्तव में दुश्मनों से लड़ते लड़ते मरेंगे। हमारा निर्धारित शत्रु ब्राह्मण है, विदेशी ब्राह्मण है। डीएनए के आधार पर प्रमाणित है। मगर विदेशी ब्राह्मणों से लड़ते लड़ते अपने ही लोगों का खून नहीं चूसना चाहिए, अपने ही लोगों की बलि नहीं देनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मेरे पास शब्द अब फूट नहीं रहे हैं। मगर मेरे खिलाफ जो भी अभियान चलाया जाएगा, मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैं पूरा मुंह खोलूंगा तब। अभी मुझे कुछ मर्यादा है, मैं इंतजार में हूं। जय भीम, जय मूल निवास। यानी कि जो अभी खुला इन्होंने बात रखी है सामने, ये बहुत कम होगी, क्योंकि अभी जो बोला है ना कि मैं मुंह खोलूंगा, अभी इसका मतलब क्या है कि बहुत कुछ राज छुपाए हुए हैं। तो हमारे सुखविंदर सिंह जी भाई साहब हैं, वो कई बार बोलते हैं मोहन मेश्राम के बारे में। मतलब मैं इनके विलास जी की गलती मैं यही निकालता हूँ कि विलास जी ने 10 साल तक क्यों इसको झेला है, क्यों इतना मतलब क्यों टॉर्चर सहन करने के बाद भी इनके साथ लगे रहे। तो मैं इतना मानता हूँ कि इनकी भी बहुत बड़ी गलती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भी इसमें संगठन में काम कर रहे हैं, जो आप लोग खुद के ऊपर जुल्म सह करके अगर आपको पता है कि गलत है, तो आप लोग अकेले आप लोग अपने पर ही सहन कर रहे हैं इसी को। आप लोग पूरे बहुजन समाज को धोखा दे रहे हैं, आप लोग पूरे बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो चल रहा है सारा कुछ जो है, बहुजन समाज को धोखा मत दें। अगर जो भी उसमें संगठन में चल रहा है उसको थोड़ा देखें कि क्या चल रहा है। अगर नहीं बोल सकते तो कम से कम भी जो है लिख कर डालें, अगर नहीं कुछ समझना तो। लेकिन ये जो आप बहुजन समाज को धोखा दे रहे हैं, ये आप अकेले उसको नहीं कर रहे, बहुजन समाज को पूरा धोखा दे रहे हैं। तो हमारे सुखविंदर सिंह जी भाई साहब हैं, वो बोलते हैं बहुत सारे 3-4 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट में उनको तख्ता पलटने वाला सिस्टम होता है। अगर वो कहते हैं कि अगर बाई चांस है मोहन मेश्राम के पास में भी पावर नहीं है, इसके हाथ में पावर आ जाती है, तो जैसे भी ये भी बिना पावर के लोगों को जूते से मारने की बात रखते हैं, तो फिर के हाथ में गोली आ गई तो क्या करेंगे, तो उड़ा देंगे उसको बंदे को। अरे तो हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक निकल सकते हैं अगर इनके हाथ में पावर आ गई। तो बहुत सारी बातें हैं कि मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि जो संगठन है मोहन मेश्राम के बाप का संगठन नहीं है। मोहन मेश्राम इसका एक संगठन का जत्थेदार हो सकता, संगठन तो बहुजन समाज का है। बहुजन समाज के पैसे संगठन चलता, बहुजन समाज के पैसे से रोटी खाता, बहुजन समाज के पैसे से यात्रा करते, बहुजन समाज के पैसे से ये जो सारे वाली शान बने जो आन शान बान बनी बैठी है, ये बहुजन समाज के पैसे से बन के बैठे हैं। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इनको गद्दार साबित कर सकते हैं। बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होकर के इनको इस संगठन में बाहर निकाल सकते हैं। बहुजन समाज का संगठन है, तो बहुजन समाज अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होगा। ये जो वक्त चल रहा है ये बहुजन समाज के हक में नहीं है, और आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होगा, उससे भी खतरनाक होगा अगर इन लीडरों के चक्कर में लगे रहे। तो याद रखे बहुजन समाज को, जो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लीडर ही बहुजन समाज को लेकर बर्बाद कर देंगे, और एक दिन बहुजन समाज इसको फिर दोबारा से गुलाम बना देंगे। तो याद रखिए, अगर बहुजन समाज निकालना चाहते हैं, इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो संगठन को जो है सही जो इनको निकाला गया है, विलास को निकाला गया है, भांजी भाई राठौर को निकाला गया है, या सबको निकाला गया, तो इनकी ताकत से उनको डर लगने लगा मोहन मेश्राम को, कहीं ये मेरे से लीडरशिप छीन न लें। तो इसीलिए उनको जलील करके बाहर निकाल देते हैं, ताकि इस पर लीडरशिप इनके हमेशा बनी रहे। तो ये लालच और घमंडी इंसान किसी को नहीं देगा। याद रखें, अगर किसी को हमारी बातें बुरी लग रही हैं तो वर्ल्ड का किसी प्लेटफॉर्म पर भी आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। हम खुलेआम, हमने पहले भी कहा था, हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है या हारना चाहता है तभी आ जाए, लेकिन याद रखिए मोहन मेश्राम का घमंड और लालच ही एक दिन मोहन मेश्राम को लेकर डूब जाएगा और ये संगठन को डूबा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि बहुजन समाज संगठनों को संभाले और याद रखें, और 2200 मानवता में सच्चे लोगों की आवाज़ उठाएगा। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। और विलास जी का धन्यवाद, विलास ने कम से कम मुंह खोलने का दम दिखाया। तो उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में और भी लोग मुंह खोलेंगे
और सेवा रखें। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.